हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 46 एंड सेक्शन 47, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जिन्हें ट्रांसफर माना नहीं जाता है। हाउएवर सेक्शन 46 जो लिक्विडेशन वाला था वो मैंने अभी नहीं करवाया है, वो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। चलो आगे की बात हम जरा थोड़ी शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप ये ग्रॉस टोटल इनकम आप कैसे निकालते हो? पांचों हेड्स को एडअप करके आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है। अच्छा, पांचों हेड्स मतलब सबसे पहला कौन सा? सैलरी। अब मुझे बताओ सैलरी कैसे निकालते हो? याद करो, उसकी वो स्टेटमेंट बनाते हो ना, इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे निकालते हो? वो स्टेटमेंट बनाते हो नेट सैलरी की, बेसिक सैलरी, डेयरनेस अलाउंस, बोनस कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एरियर्स ऑफ सैलरी, ये आ जाता है ग्रॉस सैलरी। उसमें से 3 डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16, वो आप माइनस करते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स, वो आ जाती है नेट सैलरी, और नेट सैलरी चली जाती है ग्रॉस टोटल इनकम की स्टेटमेंट में। अच्छा, फिर आती है अगली चीज, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालते हो? याद करो, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर, उसमें भी आप एक स्टेटमेंट बनाते हो। कौन सी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, नेट एनुअल वैल्यू लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये आ जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चली जाती है ग्रॉस टोटल इनकम की स्टेटमेंट में। अच्छा, थर्ड हेड आता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। वो कैसे निकालते हो आप? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हो, उसमें कुछ चीजें ऐड करते हो, कुछ चीजें माइनस कर देते हो, वो आ जाता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और वो चला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम की स्टेटमेंट में। अब मैं आपको बताऊंगा फोर्थ हेड, कैपिटल गेन्स कैसे निकालने हैं। देखो, ये स्टेटमेंट मेरे साथ साथ ना सब बनाओगे, यहां पर लिखना स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। देखो लिखो, सबसे पहले आएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या होता है वो अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। फिर इसमें से आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिर आप माइनस करोगे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, और ये आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये स्टेटमेंट आप बनाओगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स। चलो, अब मेरी बात ना थोड़ी सी ध्यान से सुनना, पहले मैं काम की बात आपसे कर लूं। ये क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैं आपको बताता हूं, पता है क्या, ये स्टेटमेंट बनाने से ना पहले जो आपका काम होगा ना, पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहले आप ये पता करोगे जो कैपिटल असेट हमने बेचा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है। कैसे पता चलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है या शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है? उसके लिए आप देखोगे पीरियड ऑफ होल्डिंग। याद करो, फर्स्ट क्लास में बताया था आपको 3 पीरियड ऑफ होल्डिंग होते हैं, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, है ना। अच्छा, अगर तो कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है तो वर्ड यूज होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अच्छा, अगर कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है तो यूज होगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऐसे ही अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है तो वर्ड यूज होगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और अगर लॉन्ग टर्म है तो यूज होगा इंडेक्स्ड
कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यानी एक बात याद रखना, इंडेक्सेशन करने की जरूरत आपको तभी पड़ेगी व्हेन योर कैपिटल असेट इज लॉन्ग टर्म। अगर असेट शॉर्ट टर्म है, इंडेक्सेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्सेशन होती क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब अभी बात की बात है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट में अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो वो इन्हीं दोनों जगह पे है, ये और ये। मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अब आओ जरा अपने नोट्स पे। देखो, ये देखो, पहला है कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, ये तो सेम ही रहेगा। अब क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। सॉरी 2 मिनट, ये ना लेस करना, ये गलत किया हुआ है, लेस होगा ये, लेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा, लेस होगा। तो ये आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है, ये देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मुझे बताओ चेंज कहां पर आएगा, ये लेस होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो ये दोनों तो फिर से सेम ही रहेंगे ना, चेंज बस क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा। दिस इज द ओनली चेंज बिटवीन कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो स्टेटमेंट अपने दिमाग में फिट करो पहले, फिर मैं आपसे ना अभी एक बात जरा और करनी है मेरे को छोटी सी। चलो जरा स्टेटमेंट पे आओ, सुनो ध्यान से सुनना। मैं आपसे ना सबसे पहला डिस्कशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर के बारे में मैं एक डिस्कशन कर रहा हूं छोटा सा आपसे, वो आप समझोगे मेरी बात। आओ एक एग्जांपल करते हैं। देखो एग्जांपल सुनना ध्यान से, सिंपल से एग्जांपल दूंगा आपको। अच्छा, ये एक पर्सन था मिस्टर ए, इसके पास एक लैंड था और ये है मिस्टर बी। ए ने क्या करा, अपना लैंड बी को बेच दिया 10 लाख रुपए का। तो ए ने अपना लैंड बी को बेचा फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹10 लाख। अब पता है एक बात याद रखना, जो सेलर होता है ना, जो सेलर होता है वो जब अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचता है ना, तो उसे बेचने पे कुछ खर्चे इंकर करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। एक पर्सन है मिस्टर सी, सुनो, ए और बीच की ना ये जो डील थी ये किसने करवाई थी, सी ने। मतलब सी एक तरीके से ब्रोकर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मिस्टर सी अगर ए और बी की डील करा रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं कराएगा ना, अपना कुछ कंसिडरेशन चार्ज करेगा। तो ए सी को क्या दे रहा है, ब्रोकरेज। सपोज ए ने सी को 50,000 रुपीज की क्या दी, ब्रोकरेज। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, सिंपल बात। अब मैं पहली बात जो आपसे जानना चाहता हूं वो क्या है, सुनो, ये स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ना। यहां पर पढ़ो, सबसे पहली चीज क्या लिखी है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ध्यान से, उन्होंने नेट कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन वर्ड यूज नहीं करा है, उन्होंने वर्ड यूज किया है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या मतलब हुआ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब यहां पर आप वो अमाउंट लिखोगे जितने का प्रॉपर्टी आपकी बिकी है, और बिकी
10 लाख की थी। ठीक है, हां, जो आपने ब्रोकरेज पे करी है ना 50,000 रुपए, वो अलग से यहां पर क्या करी जाएगी, -0.5 लाख। तो मुझे एक बार बताओ, उन्होंने वर्ड नेट सेल कंसिडरेशन नहीं कहा था, उन्होंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वर्ड कहा है। मतलब आप यहां पर सुनना बात, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं क्या कि मैं यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की जगह नेट सेल कंसिडरेशन दिखा दूं 9.5 लाख रुपए का, यहां पर 9.5 लाख रुपए दिखा दूं, और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर शो ही ना करूं, ये शो ही ना करूं, और यहां पर कितना दिखा दूं, 9.5 लाख। बिल्कुल कर सकता हूं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 48 आपको कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑल्दो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी देखा जाए तो नेट रिजल्टेंट आंसर 9.5 लाख ही आ रहा है, लेकिन सेक्शन 48 साफ साफ कहता है आपको यहां पर नेट कंसिडरेशन शो नहीं करना है, आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन शो करना पड़ेगा, और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर अलग से शो करे जाएंगे। आप क्या नहीं कर सकते, आप सुनो, आप क्या नहीं कर सकते, आप एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को कंसिडरेशन की अमाउंट में से डिडक्ट करके आप शो नहीं कर सकते। तो एक नोट लिख लेना, यहां पर एक नोट लिख लो, नोट लिख लो, कंसिडरेशन शोन इज एक्सक्लूसिव of all expenses on transfer। तो याद रखना, इस कंसिडरेशन पे अराइव करते समय हमने एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को डिडक्ट नहीं करा है, उसने साफ साफ बोला है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिखाना है विच इज 10 लाख। हां, जो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है वो आप अलग से शो कर सकते हो 50,000, तो ये आ जाएगा 9.5 लाख रुपए। तो पूरा वैल्यू कंसिडरेशन का शो करना है, नेट सेल कंसिडरेशन आपको शो नहीं करना है, वो सेक्शन 48 के हिसाब से गलत हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे ना फिलहाल 2 चीजों पे बस डिस्कशन करा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। ठीक है, चलो बाकी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं। थैंक यू।